नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीसैट 2025 जो 25 मई को जो कि 25 मई को पेपर हुआ था। 25 मई 2025 को उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने 2 पार्ट में वीडियो बनाया है उसको। और पहला पार्ट जो है वो हमारा आ चुका है यूट्यूब पे। ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, मतलब तो पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा पार्ट हमारा, पहला पार्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक, यूट्यूब पर वो डल चुका है, आप देख सकते हैं जाकर के। तो ये है हमारा दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, अ सेट ऑफ एक्स ऑफ 20 पाइप्स। कहने का मतलब एक जो है ये पाइप्स का सेट है। ठीक है, उसका नाम है एक्स। मतलब एक्स एक सेट है जिसमें टोटल कितने पाइप्स हैं? 20 पाइप्स हैं। और 20 पाइप्स मिल करके 70% भर रहा है किसी टैंक का। ठीक है, 70% ऑफ अ टैंक इन 14 मिनट। तो एक टैंक का 70% वो 14 मिनट में भर दे रहा है। कौन? एक्स। एक्स में जिसमें 20 पाइप है। ठीक है, तो ये एक्स मिल करके 14 मिनट में भर दे रहा है 70%। अनदर सेट ऑफ वाई ऑफ 10 पाइप्स, एक सेट दूसरा है वाई जिसमें 10 पाइप लगे हैं और वो 3/8 भरता है टैंक का 6 मिनट में। और थर्ड सेट है जेड जिसमें 16 पाइप है, वो खाली कर रहा है। वो क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है, वो खाली कर रहा है। और वो भी कितना? हाफ ऑफ द टैंक इन 20 मिनट्स, यानी हाफ टैंक को खाली करने में उसको 20 मिनट लग रहे हैं। अब कह रहा है इफ हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ द सेट एक्स एंड आर क्लोज्ड, कह रहा है अगर आधा एक्स का आधा सेट जो है इसको अगर हम क्लोज कर दें एंड ओनली हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ वाई आर ओपन एंड ऑल द पाइप्स ऑफ जेड आर ओपन। कह रहा अब हम क्या करेंगे? जेड के सभी पाइप को खोल देंगे, वाई के आधे पाइप को खोलेंगे और हमें टंकी को आधा भरना है 50%। ठीक है, तो क्या टाइम लगेगा? ये कुछ पूछा है। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक्स में टोटल 20 पाइप्स थे। ठीक, और एक्स को कितने लगे होंगे 70% भरने में? देखिए 70% भरने में 14 मिनट लगा है, तो 100% कितना में भर देगा वो? एक्स जो है 70%, अगर 70% ये 70% को 14 मिनट में भर देता है तो 100% भरने में कितना लगेगा? है ना, 14/70 गुणा 100। तो ये हो गया 14×5 = 70, 5 से इसको काटेंगे 20 मिनट, है ना। तो कहने का मतलब 70% भरने में 14 मिनट, 100% भरने में एक्स को लगा होगा। अब इसको हटा देते हैं। एक्स को पूरा 100% टैंक भरने में लग जाएगा 20 मिनट। ठीक है, यानी 20 मिनट में ये पूरा भर देता है। सबका पूरा पूरा हम लोग निकाल लेते हैं। जो वाई है वो 10 पाइप है जिसमें वो 3/8 भर देता है 6 मिनट में। तो 3/8 अगर 6 मिनट में भरता है तो पूरा पूरा 100% अगर हम इसका निकालेंगे तो यानी 8 में से 3 भर रहा है ना। तो पूरा पूरा 8 भरने में कितना समय लगेगा? तो ये हो जाएगा 6 गुणा 8/3, है ना। तो 3 दूना 6 हो गया, 8 दूना 16, यानी 16 मिनट। तो वाई जो है ना वो 16 मिनट लेता है पूरा भरने में। वाई जो है वो 16 मिनट लेता है पूरा भरने में। अब आता है जेड। अब जेड जो है ना वो खाली करता है। जेड क्या करता है? खाली करता है, एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक इन 20 मिनट्स। अगर ये 20 मिनट में आधा खाली करता है तो पूरा खाली करने में इसको कितना टाइम लगेगा? पूरा खाली करने में इसको लगेगा 40 मिनट। 40 मिनट में ये पूरा खाली कर देता है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेट करेंगे क्योंकि ये जो है ना ये खाली कर रहा है, भरने वाला पहले ही निकाल लेते हैं। तो हम लोग अगर देखेंगे पूरा टोटल वर्क कितना था, यानी टंकी की कैपेसिटी कितनी थी, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं, है ना। तो एलसीएम ले लेंगे, 20 दूना 40, 20 या 60, 20 चौका 80, 16×5 = 80, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 80। इसका एलसीएम आ गया, यानी इसी हो गया टोटल वर्क, या कहने लगे कि टैंक का पूरा कैपेसिटी। तो टैंक का कैपेसिटी 80 है, ये 20 मिनट में पूरा भर देता है। यानी प्रत्येक मिनट 4, अगर मान लें 80 लीटर का टैंक है तो प्रत्येक मिनट 4 लीटर भरता होगा। तो इसका कैपेसिटी आ गया, यानी इसका जो एक्स का एफिशिएंसी है वो है 4 लीटर प्रति मिनट। अब जो वाई है वह 16 मिनट में भरता है, यानी प्रति मिनट 16×5 = 5 लीटर भरता होगा। ठीक, अब ये 40 मिनट में पूरा खाली भी कर देता है, यानी ये हर मिनट में 2 लीटर खाली कर रहा होगा, -2। तो ये हमारा सिचुएशन है अब तक का। ठीक, अब आगे यहां तक मतलब इतना कैलकुलेशन हम लोग कर लिए, एफिशिएंसी निकाल लिए। अब आगे बोल रहा है इफ हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट एक्स आर क्लोज्ड। अब एक्स का आधा पाइप को क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब एक्स का आधा पाइप को अगर क्लोज कर देंगे तो एक्स जो है एक दिन में 4 लीटर भर रहा था जब इसके सभी पाइप खुले थे। अब आधा पाइप क्लोज कर देंगे तो एक दिन में 2 ही भरेगा, है ना, यानी 1 मिनट में। तो 1 मिनट में एक्स कितना भर जाएगा? अब 2 लीटर भरेगा। तो इसका कैपेसिटी हो गया 2 पर मिनट। ठीक है, अब बोला है एंड ओनली हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट वाई आर ओपन, और वाई का भी आधा ही ओपन किया है। तो वाई का आधा, वाई जो है प्रत्येक मिनट 5 लीटर भरता है, तो अगर हम आधा कर देंगे पाइप को तो प्रत्येक मिनट इसका आधा भरेगा, यानी 2.5 लीटर।
2.5 लीटर। तो ये 2.5 लीटर भर रहा है, ये पूरी कैपेसिटी हो गई एक्स और वाई की, ये एक्स और वाई की पूरी एफिशिएंसी हो गई, यानी इस स्पीड से भरेगा। अब बोला है एंड ऑल द पाइप्स ऑफ जेड आर ओपन, और जेड तो निकालता है तो जेड माइनस हो जाएगा और एक माइनस क्या होगा, पूरा पूरा। ये बोल रहा है जेड का सभी पाइप्स खुले हैं, यानी सारे निकालने में लगे हैं, तो -2 हो जाएगा। तब ओवरऑल अगर हम देखें तो इतनी एफिशिएंसी बचती है, 2 -2, ये तो खत्म हो गया, यानी 2.5, 2.5, यानी 2.5 लीटर प्रति एक मिनट टंकी में पानी जा रहा होगा। ठीक, 2 ये डाल रहा है, 2.5 ये डाल रहा है, टोटल 4.5 हुआ, लेकिन 2 हर मिनट निकल भी रहा है। तो अगर हर मिनट 2 निकल रहा है तो ओवरऑल कितना बचा, यानी ओवरऑल टंकी में सिर्फ 2.5 ही रिजल्टेंट हमारा जा रहा है। अगर रिजल्टेंट टंकी में 2.5 लीटर ही जा रहा है प्रत्येक मिनट और टंकी को 50% भरना है ना, तो टोटल टंकी कैपेसिटी है 80, टोटल कैपेसिटी है 80 और अगर 50% भरना है यानी 40 भरना है, तो 40 भरना है और प्रत्येक मिनट इतना भर रहा है, तो कितना मिनट लगेगा, तो 2.5 से डिवाइड कर दीजिए। 2.5 से इसको डिवाइड करेंगे, डेसिमल हटाए तो इधर 0 डाल दिए, इधर 0 डाले तो 25, 25 से 1 25, 15 बचा, 0, 150, 25 छके 150, यानी 16 मिनट लगेगा। यानी क्या हो गया, 16 मिनट। तो इसका ऑप्शन डी जो कि 16 मिनट लिखा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया और 16 मिनट इसका उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स ऑफ 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n 1 डिवाइडेड बाय 4। कह रहा है कि यदि n एक धन पूर्ण संख्या है तो 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n को अगर 4 से भाग देंगे तो कितने अलग अलग शेषफल बच सकते हैं, ये पूछा है, यानी कितने अलग अलग शेषफल ये बोला है। तो देखिए 1 की पावर n लिख देते हैं प्लस 2 की पावर n, ठीक, और इसको भाग देना है 4 से। तो अगर हम लोग n बोला है, यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है, और अगर n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू अगर हम लोग पहले 1 रख लेते हैं, तो अगर 1 रख लेंगे ये हो गया 1 और 2 की पावर 1 ये भी 2 हो गया, यानी 3 हो गया, और 3 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3, रिमाइंडर 3 आ गया। अब अगला केस में जब हम लोग n को 2 रख लेते हैं तो ये हो गया 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, यानी हो गया 1 प्लस 4, यानी हो गया 5, और 5 को जब आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ठीक, अब अगला केस में हम लोग n को रख लेते हैं 3, अब n को 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, ये हो गया 1 प्लस 2 की पावर 3 होता है 8, यानी हो गया 9, और 9 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। ठीक, इसी तरह से आप n की वैल्यू रखते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। ठीक, केवल एक ही केस यहाँ पर आएगा जहां रिमाइंडर 3 आएगा, बाकी हर एक केस में, क्योंकि यहाँ 2 का मल्टीपल आता जाएगा ना, और 2 का मल्टीपल पूरा पूरा जो है ना, अब क्योंकि स्क्वायर से आगे जैसे ही जाएगा वो 4 से डिवाइड होता चला जाएगा, रिमाइंडर आपके पास केवल यही बचेगा, है ना, तो केवल एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक, हर एक केस में, और यहाँ पे डिस्टिंक्ट पूछा था, ये नहीं पूछा कितना आ सकता है, कितने डिस्टिंक्ट आ सकते हैं, तो हर एक केस में तो एक ही आ रहा है, एक अलग यहाँ पे आया, यानी केवल 1 और 3 यही 2 रिमाइंडर आ रहे हैं, तो 2 रिमाइंडर, ठीक है, 2 अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट p इक्वल्स टू ट्रिपल क्यू बी अ 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ p एंड 481। देखिए इस तरह का संख्या जो होता है जहां पर 3 डिजिट आपस में रिपीट करके नंबर बना रहे होते हैं, जैसे p p p या q q q, जैसे बोला है p जो है ना वो क्या है, कोई भी 3 डिजिट कंटिन्यू आके एक नंबर बनाया है, यानी p एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 डिजिट लगातार ठीक आए हुए हैं, यानी रिपीट हो रहे हैं, जैसे या तो 1 1 लिखा होगा, या 2 2 लिखा होगा, या 3 3 3 लिखा होगा, इस तरह से, या 4 4 4 लिखा होगा, कोई भी 3 बार, कोई भी डिजिट लीजिए उसको 3 बार लिख दीजिए। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने क्लास में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि अगर 3 डिजिट आपस में रिपीट हो रहा है, ठीक, तो उसका एक फैक्टर 37 होता है, एक फैक्टर 37 होता है। और एचसीएफ पूछा है p और इनके बीच में, यानी अगर हम p को 111 लिखें और इसको लिखें 481 481, ठीक, या लिखें 222 और 481, या लिखें 333 फिर लिखें 481, या लिखें 444 और यहाँ पे लिखें 481, है ना, तो p जो है ये सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक, अब इनका एचसीएफ देखिए, तो इनका अगर एक फैक्टर वो है तो इसको खाली चेक करना है कि नहीं है, तो इसको जब चेक करेंगे तो ये भी है। ठीक, तो अगर कुल मिला के देखें तो हाईएस्ट फैक्टर इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट यही है ना, और 481 तो यहाँ है ही, तो ऐसा थोड़ी है कि इधर 481 ही आ जाएगा, नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन इसमें और इसमें, इन सब में कॉमन होना चाहिए। तो आप यहाँ डिफरेंस भी करेंगे, देखिए 37 आता है, तो कुल मिला के इसका उत्तर जो है ना देख के भी आप लगा सकते थे अगर इतनी बात पता होती तो।
इतना बात पता होता, ठीक। और ये हमने अपने क्लास में बता रखा है, वहाँ डिटेल में इसको अलग अलग करके बताया हुआ है कि 37 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 37 को 6 से करेंगे ये आएगा, 9 से करेंगे ये आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो 37 ही हमारा HCF है प्योर 481 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द 489th डिजिट इन द नंबर, 489th डिजिट इन द नंबर। अच्छा देखिए, कह रहा है 489वां डिजिट क्या होगा, ठीक, अगर हम इस नंबर को ऐसे लिखते जा रहे हैं तो, ठीक। देखिए तो आप जो ये नंबर जो लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक जो लिखेंगे, 1 से लेकर के 9 तक 9 संख्या ऐसे हैं, इसमें 9 डिजिट आ गए। यहाँ तक में आपने कितना डिजिट यूज कर लिया, यहाँ तक में आपने 9 डिजिट इस्तेमाल कर लिया है। अब अगर 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट इस्तेमाल कर लिया है और 10 से लेकर के 99 तक जाएंगे, ये टोटल 90 नंबर आ गए, 90 नंबर आ गए। और 90 नंबर में आपने कितना इस्तेमाल कर लिया, 180, क्योंकि हर एक में 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट, और 10 से लेकर 99 तक के बीच में जितना भी नंबर आ रहा है हर में 2 डिजिट। तो अगर सब में 2 2 डिजिट इस्तेमाल कर लिया है, टोटल 90 नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो कितना डिजिट इस्तेमाल हो गया, 189। मतलब अब तक यहाँ पर 180 हो गया प्लस ये 9, तो अब तक आपने 189 डिजिट इस्तेमाल कर लिया है, ठीक। अब जो आप नंबर लिखेंगे 99 के आगे, क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब लिखा हुआ है, तो अब अगर आप 99 के आगे जाएंगे तो 100 लिखेंगे, और 100 से लेकर के, ठीक, अब कहाँ तक जाएंगे, हमें कितना नंबर लिखना है, 489 डिजिट तक ही यूज करना है, ठीक। 189 यूज कर लिए, अब 489 में से 189 यूज कर लिए तो बचा कितना, 300, 189 है ना, 89 चला गया तो 400 बचेगा, 100 चला गया 300, यानी 300 डिजिट बचे हैं हमारे पास। 300 डिजिट हमें और इस्तेमाल करने हैं, 300 डिजिट और इस्तेमाल करने हैं, और 100 जैसे ही लिखा हमने उसके आगे और जो भी लिखेंगे तो सब में 3 3 डिजिट आ रहा है, 3 3 डिजिट में नंबर कितने आएंगे, तो इसको 3 से डिवाइड कर दिए, यानी 100 नंबर आएंगे। कितने नंबर आएंगे, 100। तो 100 नंबर हमें और लिखने हैं, ठीक। तो 100 से लेकर के 199 तक जैसे ही जाएंगे तो 100 नंबर हो जाता है। 100 अगर 100 को भी इंक्लूड करेंगे और 199 को भी गिनेंगे आप, तो यहाँ तक में आप 100 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 101 से लेकर के जब 200 जाएंगे ना तब आपको 100 नंबर फिर से मिलेगा, ठीक। तो अभी हम लोग 100 से जा रहे हैं तो 199 पे ही आपका 300 यानी कि 100 नंबर पूरा हो जाएगा। और 100 नंबर पूरे होते ही, क्योंकि प्रत्येक नंबर में आपने 3 3 डिजिट इस्तेमाल किया है, तो 100 नंबर पर पहुंचते ही आपका 300 हो जाएगा। और 300 डिजिट और चाहिए था, क्योंकि 189 हम लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो कुल मिला के जो 100वां नंबर आएगा वो क्या आएगा, 199, ठीक है। तो 199 आया तो लास्ट में क्या आया, 9, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 9, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरह के हर टाइप का मतलब क्वेश्चन और उसका थोड़ा अच्छा डिस्कशन है वहां पे मौजूद है, ठीक। और यूट्यूब पे हमारा वो सारा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाकर के, कोजेंट आईएएस के नाम से यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उस पर जाकर देख सकते हैं। और जिनको 2026 के लिए सीसेट का बैच के बारे में इंक्वायरी करनी है, ठीक, तो ये हमारा नंबर है नीचे चल रहा है, इस नंबर पर कॉल करेंगे, ठीक है। और 13 तारीख से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अ मोबाइल फोन हैज बीन स्टोलन, एक मोबाइल फोन चोरी हो गया। बोला है पी क्यू और आर, यही 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं, पी क्यू और आर 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं। अब बोला है यह जानते हुए कि उनमें से कोई एक व्यक्ति दोषी है, ठीक। अब कह रहा है यह जानते हुए कि उनमें से, मतलब इन्हीं तीनों में से कोई एक दोषी है, यानी इन्हीं तीनों में से कोई एक चोर है, ठीक। उनसे पूछताछ की गई, उनके उत्तर निम्नलिखित हैं। तो उन तीनों ने क्या बताया, देखिए जब पी से पूछा गया तो पी ने बोला कि मैंने नहीं चुराया, उसे क्यू ने चुराया है, यानी पी के हिसाब से क्यू चोर है, पी के हिसाब से क्या है, क्यू चोर है। अब बोला है क्यू से जब पूछा गया तो क्यू ने बोला कि आर ने नहीं चुराया और मैंने भी नहीं चुराया, यानी क्यू के हिसाब से क्यू और आर ये दोनों ही चोर नहीं है, यानी इसके हिसाब से पी चोर है। देखिए तो पी के हिसाब से क्यू चोर है, पी के हिसाब से क्यू है चोर, और इसके हिसाब से पी है चोर। ये क्या बोला कि आर ने नहीं चुराया और मैंने भी नहीं चुराया, और इसी तीनों में से कोई एक चोर है, तो इसका मतलब पी ने चुराया, है ना। अब देखिए अब आर से जब पूछा गया तो आर ने बोला कि मैंने नहीं चुराया है, और किसने चुराया है मैं नहीं जानता हूं, यानी इसने कोई नहीं जवाब दिया, सिर्फ बोला कि मैंने नहीं चुराया है, ठीक। तो इसमें से बोला है कि मोबाइल फोन किसने चुराया है ये बताना है। आप बता सकते हैं क्या इसको पढ़ करके, ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सच बोल रहा है ना। तो ये पता नहीं चल पाएगा कि इसमें कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के इसका जो उत्तर है वो डी हो जाएगा, कांट बी कंक्लूडेड, ठीक। इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था इस क्वेश्चन में, तभी इस क्वेश्चन का सटीक आंसर जो है ना वो हम लोग बता पाते, ठीक। फिलहाल इस डाटा के हिसाब से इसका आंसर डी है।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 टीम्स P, Q and R participate in a tournament in which the team play with one another exactly once। कह रहा है कि टीम है, 3 टीम है P, Q और R, और ये तीनों आपस में मैच खेलते हैं, ठीक, और हर टीम जिसमें ये टीम है ठीक एक बार एक दूसरे के साथ खेलती है। किसी टीम को एक जीत के 2 अंक और ड्रॉ के 1 अंक मिलता है, हार पर टीम को कोई अंक नहीं मिलता। टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम ने ठीक ठीक एक गोल किया, ठीक है। टीम P को 3 अंक मिले, Q को 2 अंक मिले, R को 1 अंक मिला है, तो कौन सा कथन सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो P, Q, R ये तीनों टीम है और तीनों एक दूसरे के साथ एक एक मैच कम से कम, मतलब कम से कम नहीं, एक एक मैच खेलता है, यही बोला है, ठीक। तो अगर P, Q, R टीम है तो P जो है Q के साथ खेला होगा, Q R के साथ खेला होगा और P R के साथ खेला होगा, यही 3 हो सकते हैं, 3 ही मैच P R। P, Q, R हमारे पास टीम है तो एक बार P इसके साथ खेला होगा, एक बार Q इसके साथ खेला होगा, एक बार ये दोनों खेल लिए होंगे, तो सबके साथ एक एक मैच हो गया। यही बोला था क्वेश्चन कि सबके साथ मतलब एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलता है, एक खेला। अब बोल रहा है कि P को मिले हैं 3 अंक, P को 3 अंक मिले हैं, P को 3 अंक मिले हैं, Q को 2 अंक मिले हैं, Q को 2 अंक मिले हैं, और R को 1 अंक मिला है, R को 1 अंक मिला है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स है जो इनको मिला है, ठीक। अब बोला है कि किसी भी टीम को जीत के लिए, जो जीतता है उसको 2 पॉइंट मिलता है, जीतता है जो उसको 2 पॉइंट मिलता है, जो जिसको ड्रॉ होता है मैच उसको 1 पॉइंट मिलता है, और जो टीम हारता है उसको कोई पॉइंट नहीं मिलता है, यानी उसको 0 मिलता है। और प्रत्येक टीम ने कम से कम, प्रत्येक टीम ने ठीक ठीक एक गोल किया है, ठीक ठीक एक गोल किया है। अब देखिए पॉइंट्स यहाँ दिया हुआ है, ठीक। तो P को अगर 3 पॉइंट्स मिला है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब 2 केस हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि P एक बार जीता होगा क्योंकि जीतने पर 2 मिलता है, और एक बार हो सकता है ड्रॉ हो गया होगा, एक बार जीता होगा या एक बार ड्रॉ हो गया होगा, यही हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब उसके बाद क्यू का क्या हो सकता है? क्यू का ये हो सकता है, ये लॉस भी हो सकता है एक बार, है ना, ड्रॉ भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। पी के पास तीनों पॉसिबिलिटी। क्यू के पास क्या है? क्यू को 2 पॉइंट्स मिले हैं, 2 पॉइंट्स मिले हैं तो 2 पर तो जीत जाता है ना, तो 2 को अगर ये जीत जाता है तो या तो ये विन हुआ होगा, या एक ऐसा भी हो सकता है कि ये बुरी तरीके से हार गया होगा जब 0 पॉइंट्स मिला होगा। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि इसको 1 मिला है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। तो क्यू के पास 2 मिला है, अच्छा ये ड्रॉ भी तो हो सकता है, यहाँ पे ड्रॉ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन बोला है द रिजल्ट ऑफ द मैच बिटवीन P एंड Q इज ड्रॉ विद द स्कोर 0 एंड 0। देखिए P और Q के बीच मैच का परिणाम 0-0 की बराबरी पर हुआ, ठीक। P और Q का मैच, देखिए P और Q में क्या हो सकता है, ये जीत भी सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है और हार भी सकता है, ठीक। जब ड्रॉ हुआ होगा, ठीक, जब ड्रॉ हुआ होगा तो ये हो सकता है क्योंकि ये 2 पर जीत चुका है, उसके बाद इसके पास अगर 1 पॉइंट और है, मतलब इसको ड्रॉ के मिल गए, एक बार तो जीतने के 2 पॉइंट्स मिले होंगे, एक बार ड्रॉ होने के 1 पॉइंट्स मिले होंगे। तो अगर जीतने के 1 पॉइंट्स मिले हैं और ड्रॉ होने के 1 पॉइंट्स मिले हैं, और यहाँ पर बोला है 0 एंड 0 की बराबरी, तो यानी जब ड्रॉ हुआ होगा तो 1 पॉइंट इसको मिला होगा, लेकिन ये 0 स्कोर और इसको भी 0 स्कोर से ये ड्रॉ, पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब दूसरा है आर द्वारा क्यू के विरुद्ध किए गए गोल की संख्या 1 है। आर द्वारा क्यू के विरुद्ध किए गए गोल की संख्या 1 है, आर द्वारा क्यू के विरुद्ध, हाँ तो सही है, यहाँ पर भी ड्रॉ है, ठीक, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है, ठीक। तो कहने का मतलब ये दोनों ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 एंड 2 बोथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत किया है क्लास में, ठीक है। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, आर एंड एस। P is the brother of Q and RS is R's mother। ये क्या बोला, अच्छा सॉरी गलत पढ़ रहा था मैं, यहाँ पे है P is the brother of Q and R, यानी P जो है ना, P Q और R दोनों का ही ब्रदर है। P है, Q और R दोनों का ही ब्रदर है, यानी P जो है ये मेल है, यहां से पता चल गया ब्रदर है तो मेल ही होगा, ठीक है। अब बोला है S is R's mother। S जो है वो R की माँ है, R की माँ कौन है? S। यहाँ माँ लिख देता हूं, पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये सिंबल नहीं पढ़ा है यहाँ पर, तो हम लोग इसको लिख दिए ताकि पता चलेगा। तो आर की माँ कौन है भाई? एस इज आर्स मदर, एस है, तो एस अगर माँ है तो ये फीमेल होगी, ठीक है। फीमेल के लिए माइनस यूज किया है, प्लस मेल के लिए यूज किया है, ठीक है।
टी इज द पीज फादर, और टी जो है ना वो पी का पिता है। टी क्या है? पिता है। किसका? पी का। ये भी मेल है। कितना बात क्लियर है? अब बोला है हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू। तो नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें से कितने 100% सही हैं? तो देखिए सबसे पहला चीज, पी क्यू और आर आपस में भाई बहन है, आपस में सिबलिंग्स है ये, क्योंकि यहां बोला है कि पी जो है ना ये क्यू और आर दोनों का भाई है, और आर की माँ ये है तो इसकी भी माँ होगी, इसकी भी माँ होगी, और टी अगर इसका पिता है पी का तो इसके भी पिता होंगे, इसके भी होंगे। तो कुल मिला के हम देखें तो एस और टी आपस में क्या है? कपल है। एस और टी आपस में कपल है, और पहला स्टेटमेंट यही बोला है एस एंड टी आर कपल। तो पहला स्टेटमेंट 100% सही हो जाएगा। अब बोला है क्यू इज टीज सन, क्यू जो है टी का पुत्र है, तो टी का पुत्र पी तो है, क्यू पुत्र है कि पुत्री है ये नहीं कह पाएंगे, क्योंकि क्या बोला है, कितने कथन निश्चित रूप से सही है यही बताना है आपको। एक पॉसिबिलिटी है लेकिन इसका जेंडर नहीं पता है ना, तो हो सकता है पुत्री भी हो, तो पुत्र है कि नहीं है ये हमें कंफर्म नहीं है, तो ये 100% सही नहीं है। तो एक हो गया हमारा 100% सही। अब बोला टी जो है क्यू का पिता है, टी इन तीनों का पिता है तो क्यू का भी है, ठीक है ये भी ठीक है। एस पी की माता है, एस जो है वो पी की माता है, आर की माता है, क्यू की माता है, तीनों की माता है तो पी की भी होगी, यानी ये भी सही है। आर टी की पुत्री है, आर टी की पुत्री है ये भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि आर का भी जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये भी हमारा 100% करेक्ट नहीं है। पी एस का पुत्र है, पी एस का पुत्र है बिल्कुल, जब आर की माँ है एस तो इसकी भी माँ होगी, इसकी भी माँ होगी, क्योंकि ये आपस में भाई बहन है ना, तो पी की भी माँ होगी, तो यानी पी भी जो है ना वो एस का पुत्र होगा। तो कुल मिला के इसमें 4 जो है ना वो 100% सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 4, ऑप्शन सी ओनली 4। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ नो इज कोडेड एज 210। देखिए अगर आप इसको देखेंगे ठीक, तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था जब डिस्कस कर रहे थे पेपर, ई ज्योति, और इसलिए ये पढ़ा था ताकि आपको नंबरिंग करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आता है 5 नंबर पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, और वाई आता है 25 पे, ठीक है। अब यहाँ पे एन है, तो जे के बाद के, जे के बाद के, एल, एम और एन, तो कुल मिला के एन कहाँ आ जाएगा? 14 नंबर पे। एन कहाँ आ गया? 14 नंबर पे। जे के एल एम एन ओ है ना, तो ये जो एन है वो 14 नंबर पे आ जाएगा, ओ कहाँ पे आ गया? 15 पे। और 14 को जब आप 15 से गुणा करेंगे तो 15 150 और 15 चौको 60, ये आ जाता है 210। क्या आ गया? 210। ठीक, अब देखिए तो एन ओ को 210 लिखा गया है, इसका मतलब इन दोनों का पोजीशन को लिया और मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अब आगे देखिए इसमें टी आ गया एक्स्ट्रा, ठीक, और टी इज कोडेड एज 4200, टी आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है, और टी कहां पे आता है? 20 नंबर पे। इसमें 20 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? इसको जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 20 से, तो 21 दूना 42, 42 और ये दोनों जो चिपक जाएंगे तो 42। देख रहे हैं एकदम बहुत ही आसान बनता जा रहा है अब ये क्वेश्चन। ठीक, अब इस टी के बाद क्या आ गया? ई आ गया, ई आ गया तो 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 4200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21,000, ठीक है 21,000। देन हाउ इज दिस कोडेड? नोट्स, तो नोट्स को कैसे कोड करेंगे? अब नोट्स में एक और क्या आ गया? एस आ गया, तो नोट तक अगर 21,000 था और एस और आ गया तो एस कहां पे आता है? 19 नंबर पे। एस कहां पे आता है? 19 नंबर पे। देखिए टी 20 पे आता है, टी से जस्ट पहले एस होता है तो 19 नंबर पे आएगा, यानी एस के पोजीशन कितना है? 19। अब एस की पोजीशन अगर 19 है तो यहाँ पर नोट्स में केवल एस ही तो आया है, तो 21,000 में 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21, और 1000 वाला 3 जीरो तो चिपका देंगे लास्ट में, इसको 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही इसको आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3 जीरो तो आएगा ही आएगा, यहाँ आएगा एक नंबर 9, यानी आखिरी डिजिट 9 होगा जो कि एक ही ऑप्शन में है, ठीक, तो इसीलिए इसका एक ही ऑप्शन, और हमें पूरा मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं पड़ा कि 399 होगा, है ना, एक ही ऑप्शन से ये जो है ना एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रांस इज कोडेड एज दिस एंड जर्मनी इज कोडेड एज दिस। इसमें देखिए किस लेटर के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, बस वो देखना है। देखिए एफ के लिए 6 इस्तेमाल हुआ है, अगर मैं यहाँ लिख दूं ठीक, तो एफ को लिखा है 6। कुल मिला के हमें यमन लिखना है तो वही देख लेते हैं ना, यमन लिखना है, यमन, यमन का कोड लिखना है, तो यहाँ पर वाई है, वाई यहाँ जर्मनी में आता है, और ये सबसे लास्ट में 7, तो यानी कि 7 हो जाएगा। अब है ई के लिए देख लीजिए यहाँ पर एक इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी देख सकते हैं एक इस्तेमाल हुआ है, 7 1। इसमें एक और ई है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, और बीच में एम है तो एम के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? 1 2 3, चौथा लेटर है, 1 2 3 4 8, तो यहाँ 8 आ गया। इतना में ही तो उत्तर आ गया होगा, ये रहा डी ऑप्शन।
ठीक है। बाकी आप n के लिए भी देख लीजिए, तो n यहाँ पर भी है 3 और n यहाँ पर भी है लास्ट में 3, ठीक। तो n के लिए 3 इस्तेमाल हुआ था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है, ठीक। रीजनिंग का बहुत ही आसान क्वेश्चन ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द 5 डिजिट नंबर पी क्यू आर एस टी ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट इज सच दैट टी नॉट इक्वल टू 0, टी जो है 0 नहीं है, अभी तक में ये पता चला है। p इज थ्राइस ऑफ टी, यानी p जो है t का तिगुना है, इतना बात पता चला। s इज ग्रेटर देन q बाय 4, s q से 4 ज्यादा है, q से 4 ज्यादा है, while q इज ग्रेटर देन r बाय 3, q जो है वो r से 3 बड़ा है, ठीक है। देन हाउ मेनी सच 5 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, तो 5 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है पी क्यू आर एस टी अगर एक नंबर है तो, ठीक, एक 5 डिजिट का नंबर है तो, और सारे नंबर अलग भी होना चाहिए, ये भी बोला है, ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ठीक है। पी क्यू आर एस टी सारे अलग अलग हैं, और टी जो है वो 0 नहीं हो सकता, ये भी बोला है, ठीक। तो सबसे पहला केस पे अगर हम लोग चलें, मतलब इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे हम लोगों को, तो अगर हम लोग सबसे पहला इक्वेशन को देखें और टी को मानना शुरू किया, क्योंकि टी 0 नहीं है तो टी 1 हो सकता है। तो अगर हमने टी को 1 ले लिया, अगर हमने टी को 1 ले लिया, ठीक, टी को 1 ले लिया, यहां सारा टेबल बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, पी और टी का तो हिसाब यही हो जाएगा, है ना। तो यहां लिख देते हैं टी, यहां लिख देते हैं पी, बाकी का टेबल यहां बना लेते हैं। बाकी का टेबल में हमारा आर है, एस है और क्यू है, ठीक है। आर एस और क्यू क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, वो हम लोग यहां लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक। अब देखिए, अगर हम लोग टी को 1 रख लेते हैं, टी को 1 रख लेते हैं तो पी क्या हो जाएगा, 3t है चूंकि, तो पी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और पी अगर 3 हो गया, अब बोला है एस जो है, एस टी 1 हो चुका है, पी 3 हो चुका है, तो इसमें से 1 और 3 अब नहीं लेंगे हम लोग किसी को भी। एस जो है क्यू से 4 ज्यादा है, एस जो है वो क्यू से 4 ज्यादा है। एस अगर क्यू से 4 ज्यादा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे आर को, अगर हम लोग आर को, कहा गया आर, आर को 2 रख दें, क्योंकि 1 तो रख नहीं सकते, तो आर को अगर 2 रख दें, आर को अगर 2 रख दें, आर को अगर 2 रख दिया, चलिए यहां रख देते हैं आर को 2, आर को अगर 2 रख दिया, आर को 2 रख दिया तो क्या क्यू क्या हो जाएगा, 5, कहाँ है क्यू, यहाँ है, क्यू हो गया 5, ठीक। आर को 2 रखा हमने, 3 2 5 हो गया, क्यू 5 हो गया। अब एस जो है क्यू से 4 ज्यादा है, तो क्यू अगर 5 हो गया, उससे 4 ज्यादा, 5 4 9, ये 9 हो जाएगा एस, ठीक। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि 0 भी तो रख सकते हैं। तो आर को अगर 0 रख दें तब क्या होगा, टी को 1 रखा है, पी को 3 रखा है, यानी पी को जैसे ही टी को 1 रखेंगे तो अपने आप जो पी है वो 3 हो जाएगा, टी को जैसे ही 1 रखेंगे तो पी अपने आप 3 हो जाएगा, क्योंकि पी बराबर क्या है, 3 टाइम्स टी, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए, अब कह रहा है आर, आर को हमने 2 रख लिया, क्योंकि 1 ऑलरेडी यहाँ आ चुका था, 3 भी आ चुका था, लेकिन 0 भी तो रख सकते हैं ना आर को। टी पे केवल कंडीशन है कि 0 नहीं हो सकता है, एक बार 0 रख के भी चेक कर लेते हैं। अगर हमने आर को 0 रख दिया, आर को अगर 0 रख दिया, आर को अगर 0 रख दिया तो क्यू हो जाएगा 3। अगर आर को हमने 0 रख दिया, या एक टेबल यहाँ पर भी बना लेते हैं चेक करने के लिए, जो वैलिड आंसर होगा वही यहाँ लिखेंगे, बाकी हम लोग यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम बना लेते हैं आर, यहाँ बना लेते हैं एस, और यहाँ बना लेते हैं क्यू, ठीक है। चलिए, तो आर को अगर 0 रख देते हैं तो आर प्लस 3 यानी क्यू हो जाता है 3, और 3 4 7 हो जाता है ये, तो यहाँ पर क्यू 3 आ गया है ना। तो इस केस में तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि 3 क्या हो गया, रिपीट हो गया, और सारे डिजिट जो है वो अलग होने चाहिए, तो ये वाला केस हमारा फेल कर गया। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। तो कहने का मतलब आर 0 नहीं हो सकता, और टी को अभी 1 वाले केस पे डिस्कस कर रहे हैं, तो 1 हो गया। आर को 2 रखा तो एस 9 आ गया। इससे यहां से पता चल रहा है कि आर को अगर 3 रखेंगे तो ये एस जो है ना वो 9 से ज्यादा यानी 2 डिजिट में आ जाएगा। तो कुल मिला के आर को हम लोग केवल 2 रख सकते हैं जब हमने टी को 1 लिया है, ठीक है। अब अगला केस, केस 2, केस 2 में अगर हम लोग टी को 2 रख लेते हैं, तो टी को जैसे ही 2 रखेंगे, टी को 2 रखेंगे तो पी क्या हो जाएगा, 6, पी 6 हो जाएगा। जब टी और पी हो गया फिक्स, अब हम लोग आर को रखते हैं, तो अब टी के हम लोग चूंकि 2 दे चुके हैं,
तो अब की बार हम लोग आर को क्या रख सकते हैं, फिर से 0 1 रख सकते हैं, है ना। तो अब की बार अगर आर को 0 रखेंगे, आर को फिर से एक टेबल बना लीजिए, अरे एक टेबल यहाँ परमानेंट बना ही लो यार, ठीक है। अब की बार हम फिर से चेक कर रहे हैं 0 पे, तो आर को जैसे ही 0 रखा तो क्यू हमारा 3 हो जाएगा, क्यू 3 हो जाएगा, और उससे 4 ज्यादा एस है तो क्यू प्लस 4 यानी 3 4 7, तो एस 7 हो जाएगा। कोई रिपीट है क्या, T2 है, P6 है, 03, कोई रिपीट नहीं, यानी ये भी वैलिड आंसर है। तो ये अगर वैलिड है तो एक हमारा और हो गया, यहाँ पे क्या क्या हो गया, 0 3, यहाँ उल्टा लिखा है टेबल, यहाँ 7 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर पहला नंबर अगर हम PQRST लिखें तो हमारे पास P कहाँ है, P आ गया 3, पहला नंबर आ गया 3, Q कितना आ गया 5, R2 आ गया, S9 आ गया और T1 आ गया। पहला नंबर हमारा ये आ गया था। दूसरा नंबर का हम लिखने की कोशिश करें तो PQRST, तो P का वैल्यू कितना है 6, Q का 3, R का 0, S का 7 और T का 2। दूसरा नंबर हमारे पास ये आ गया। टोटल पॉसिबल नंबर और सबके डिजिट्स अलग होने चाहिए, ये हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक, देख रहे हैं केस वाइज डिस्कस करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन वहां छोड़ के आना था, जो लोग छोड़ के आए होंगे बुद्धिमानी दिखाएं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 0 का केस सेटिस्फाई करवा दिए, अब हम लोग इसको क्या रखते हैं 1 रखते हैं। तो R को अगर 1 रखते हैं, R को 1 रख देंगे तो Q क्या हो जाएगा 4, Q क्या हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 प्लस R, तो क्या हो गया Q 4 हो गया। अब Q प्लस 4 करेंगे तो S आ जाएगा, तो 4 प्लस 4 8। रिपीट किया क्या कोई, कोई रिपीट नहीं किया, यानी ये भी हमारा वैलिड आंसर है। ये भी वैलिड है, वैलिड वाला इधर लिखते हैं, इसको भी लिख दें। ये हो गया 1 4 और 8। अब तक में 3 वैलिड आ चुका है। अगर नंबर लिखना चाहें तो नंबर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा 6, Q आ गया है अब की बार हमारा 4, Q हमारा 4 आ गया है, PQ, R हमारा 1 आ गया है, S 8 आ गया है और T हमारा 2 है। अब तक 3 नंबर हम लोग लिख चुके हैं, चौथा देख लेते हैं। इसमें R को 2 नहीं रख सकते क्योंकि T ऑलरेडी 2 है, और R को जैसे ही आप 3 के ऊपर लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि S का वैल्यू 10 से बड़ा हो जाता है, यानी कि आपको यहाँ से ये तो पता चल गया कि R को 0 1 2 वही लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी मतलब यहाँ तक आ चुका है हमारे पास। अब अगला पॉसिबिलिटी, ठीक, ये इधर वाला जो है ना, इसको जो मैं डिलीट कर दिया, ये सारे वैलिड केस और इनवैलिड केस हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको आप लोग कंसिडर करिएगा, ठीक। अगला केस हम लोग इधर बना लेंगे, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो अगला केस क्या हो सकता है, यानी अब यहाँ पर T2 वाला जो है ना, 2 केस बन गए। अब हमारे पास T को जब हम 3 रखते हैं तब क्या होता है, देखिए जब हम T को 3 रखेंगे तो P क्या हो जाएगा, P क्या है 3 टाइम्स T, तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी ये भी वैलिड केस बन सकता है। चलिए देख लेते हैं। अब T को जब 3 रख लिया तो अब R को क्या रख सकते हैं, R को रख सकते हैं फिर से 0। अब R को जैसे ही 0 रखेंगे तो Q फिर 3 आ जाएगा, यानी 0 वाला केस वैलिड नहीं है, ठीक है। अब R को 1 रखते हैं, R को 1 रखेंगे तो Q आ जाएगा 4, R को अगर 1 रखेंगे तो Q आ जाएगा 4। ये पुराना वाला केस है, इस समय T अलग था, ठीक। तो अब की बार इसको मिक्स मत करिएगा, ठीक है। अब की बार अलग है हमारा T और Q, इन सब में अलग आना चाहिए ना, ठीक है। तो ये 4 अलग है, यहाँ वाला वो केस हम लोग यहीं काट दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से पूरा वीडियो शुरुआत से फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी था ये, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर मतलब R को 1 रख दिए तो R प्लस 3 Q हो गया 4, अब Q 4 हो गया तो 4 प्लस 4 8, ये फिर से 8 आ गया S हमारे पास, ठीक है। तो कुल मिला के अब देखिए इस वाले केस में भी सब अलग अलग है क्या, यहाँ 1 है R, ये 8 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 9 है, बिल्कुल अलग है। तो ये भी एक हमारा वैलिड केस हो गया। इसमें अगर नंबर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, अब की बार हमारा P है 9, Q है 4, अब की बार हमारा P9 है, Q 4 है, PQ R 1 है, S 8 है, PQRS और T 3। देखिए सब बार अलग अलग आ रहा है नंबर, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास 4। अब की बार क्या बच रहा है, अब R को 0 देख लिया हम लोगों ने, वैलिड नहीं है। 1 पे वैलिड है इस केस में जब T को 3 लिया है। अब 2 पे चेक कर लेते हैं, R को जैसे ही 2 रखेंगे
आर को जैसे ही हमने 2 लिया तो ये r+3 है ना, तो Q5 हो जाएगा, Q5 हो जाएगा, और 5 में जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो S9 हो जाएगा, और 9 यहाँ ऑलरेडी P को दे चुके हैं हम लोग, तो नहीं दे सकते हैं, यहाँ रिपीट हो जाएगा। तो कुल मिला के, और R को मैंने पहले ही बता रखा है कि 2 से ज़्यादा आप ले नहीं सकते हैं, क्योंकि S जो है ना तब 10 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के हम उत्तर देख पा रहे हैं कि टोटल 4 अलग अलग नंबर हमारे पास पॉसिबल है जब ये सारे कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हमारे हिसाब से है, इसको छोड़ना समझदारी की बात थी। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है x कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 6 डेज। ठीक है, 1/3 अगर 6 डेज में करता है x किसी काम का 1/3 अगर 6 दिन में करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? पूरा काम कितना दिन में करेगा? 6 3 18 दिन में, पूरा काम 18 दिन में। y कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 8 डे। अब y 1/3 करता है 8 दिन में, तो पूरा काम कितना करेगा? 8 3 24 दिन में। ठीक है, z कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 12 डेज। और z जो है ना 3/4 काम करता है कितना दिन में? 12 दिन में, है ना। तो 12 गुना 4/3, 3 चौको 12, 4 चौको 16, यानी 16 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, 16 दिन में पूरा कर लेगा। तो एक्स वाई जेड, यानी एक्स अकेले 18 दिन में पूरा कर लेता है, वाई जो है 24 दिन में, जेड जो है 16 दिन में। अब कुल मिला के ये बहुत ही सिंपल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बन गया। अब बोला है ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर एन डेज। एन डेज यानी कुछ दिनों तक, जिसका जो डिनोटेशन है वो यहां पर दिया हुआ है एन, यानी कुछ दिन की जगह क्या लिखा है? एन। तो कुछ दिनों तक वो सभी लोग साथ में काम किए। उसके बाद बोला है देन एक्स एंड जेड क्विट। उसके बाद एक्स और जेड जो है वो क्विट कर दिया। एंड वाई अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 8 इंटीजर 2/3 डेज। ठीक, अब वाई जो है अकेले इतना दिन में फिनिश कर लेता है, तो एन की कितना वैल्यू रहा होगा, यानी कुछ दिन तक जो वो लोग साथ में काम किए थे वो कितने दिन तक साथ में किए थे, यही पूछा है। चलिए तो सबसे पहले अब जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो 16 24 और 18 का एलसीएम लेंगे। 16 24 और 18, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 16 24 और 18, 24 दूना 48, 48 18 से नहीं कटेगा, 24 तिया 72, 72 18 चौको 72, लेकिन 16 से नहीं कटेगा, 16 पंचा 80 होता है, और 72, 24 चौको 96, 16 छक्के 96, 18 पंचा 90, इससे भी नहीं कटा, 24 120, 72 को ही डबल करते चलते हैं ना, निकाल ही लो। 18 24 और 16 का एलसीएम अगर निकालें तो से ये 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर से अगर हम 2 से लगा दें तो ये 9 हो जाएगा, 6 और 4 हो गया, फिर से 2 से लगा दें तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 9 है। अब की बार 3 से लगा दें तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया? 2 दूना 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 दूना, सही बोल रहा था मैं, 72 को डबल कर लेते हैं, तो 72 को डबल कर लेंगे तो 144 आ जाएगा। कितना आ गया? 144, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 144। ठीक है, चलिए 144, देखिए टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 144। अब टोटल वर्क हमारे पास 144 है। ठीक, अब x अगर 18 दिन में करता है, ठीक है 18 दिन में करता है, तो 18 8 44, यानी प्रत्येक दिन ये 8 यूनिट काम करता होगा। ठीक है, प्रत्येक दिन ये 8 यूनिट काम करता होगा। इसका एफिशिएंसी 8 आ गया। ठीक, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 24 छक्के 144, और इसका आ जाएगा 16 9 144। ठीक है, तो कुल मिला के इसका तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अब बोल रहा है एक बात बताइए कि जो रिमेनिंग वर्क था उसको इतना दिन में कंप्लीट करता है, और हम बोल रहे हैं कि जेड जो है ना एक दिन में 9 यूनिट काम करता है भाई। अब एक दिन में 9 यूनिट काम करता है और लास्ट में ये इतना दिन अकेले काम किया है, इतना दिन, तो इसका मतलब कितना काम वो अकेले किया होगा, है ना। तो ये कितना दिन, ये जो वाई है, वाई का बोला है ना कि जेड तो क्विट कर देता है, वाई अकेले इतना दिन में फिनिश कर देता है। अब वाई अकेले एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, और इतना दिन काम किया, कितना दिन काम किया, इसको अगर हम तोड़ लें तो 8 24 तो 26/3, तो 26/3 यूनिट अगर ये काम, मतलब 26/3 दिन काम किया, एक दिन में 6 यूनिट करता है। ठीक, तो कितना काम हो गया इसका? 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 26 दूना 52 हो गया, यानी 52 यूनिट वर्क जो है ना वो काम वाई ने किया है अकेले। अगर 52 यूनिट अकेले वाई ने किया है, टोटल वर्क 144 है, तो बचा हुआ कितना था जो उन दोनों ने किया होगा,
है ना, तो इसमें से 52 घटा दीजिए। अब इसमें से जब 52 घटाएंगे 44, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 14 में से 5 गया 9, 9 5 14, यानी 92 यूनिट्स काम जो है ना इन दोनों ने मिलकर किया होगा। ठीक, 92 यूनिट्स। अब 92 यूनिट्स अगर वर्क है और इन दोनों ने मिलकर किया है एक्स और जेड ने, तो एक्स का जो पर डे का एफिशिएंसी है वो 8 है और जेड का 9 है। 9 8 कितना हो गया, 9 8 तीनों ने मिलकर किया था। एक सेकेंड, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर, तो तीनों ने मिलकर किया था। ठीक है, तीनों ने मिलकर किया था, तो तीनों का कितना है एफिशिएंसी भाई, 9 6 15 और 8 23, तीनों का एफिशिएंसी 23 है। ठीक, यानी एक दिन में 23 यूनिट काम करता है तीनों। ठीक, और काम हमारे पास 92 करने को है, तो कितना दिन में कर लेगा, 92 को 23 से डिवाइड कर दीजिए। तो 92 को जब 23 से डिवाइड करेंगे 23 चौको 92 होता है, यानी 4 दिन। ठीक, यानी 4 दिन जो है ना, 4 दिन वो तीनों साथ में काम किए होंगे, यही है एन का वैल्यू, एन डेज। ठीक, यानी 4 डेज, एन इक्वल टू 4। 4 उत्तर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में एक्स क्या है, देखिए इस सीक्वेंस में एक्स क्या है, यहाँ देखिए 1 है 3 है 6 है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक, और फिर से एक बार मैं बता दूं, हमारे प्रीवियस डिस्कशन में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक, इससे पहले वाला वीडियो में भी करा है। ठीक, यानी सेम वही क्वेश्चन था, जो पहले हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हाफ बढ़ा देते हैं 1 से करते हैं, फिर हाफ बढ़ा देते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हाफ बढ़ा देते हैं 2 से करते हैं, फिर हाफ बढ़ा देते हैं 2.5 से करते हैं। यही क्वेश्चन था, है ना, ये हम लोगों ने डिस्कस करा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक और क्वेश्चन पहले एक और कर रखा है, उसमें क्या था कि जितना प्राइम नंबर होता है ना उतना ही आगे ऐड करता जाता है। सेम वही इसमें भी है। देखिए पहले 1, अब 1 में 2 ऐड किया, 2 एक प्राइम नंबर है। अगले में देखिए क्या ऐड किया, 3 ऐड किया तो 6 हो गया, 3 भी एक प्राइम नंबर है। अगली बार 4 ना ऐड करके 5 ऐड किया सीधा, यानी प्राइम नंबर किया है। अगली बार 6 ना ऐड करके सीधा 7 किया है, जो प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे जैसे ही आप 9 करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या करेंगे, सीधा 11 ऐड करिए, सारा प्राइम नंबर। कुल मिला के प्राइम नंबर जब डालेंगे तभी ये सीक्वेंस आपका सही बैठेगा। तो कुल मिला के आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये जो प्राइम नंबर है ना वो ऐड करता चला गया है। ठीक, तो 18 में जैसे ही 11 ऐड करेंगे तो 18 10 28 29, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, बस इतना सा ऑब्जर्वेशन था इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर एग्जिस्ट एन नेचुरल नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 50% कैन हैव इट्स नंबर ऑफ फैक्टर्स अनचेंज्ड। कह रहा है कोई एक ऐसा नंबर है, मतलब देयर एग्जिस्ट, एक धनपूर्ण संख्या ऐसा भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में जिसमें अगर हम 50% बढ़ा देते हैं, 50% बढ़ा देते हैं तो उसका जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो अनचेंज रहता है, यानी सेम रहता है। यानी जो पहले का फैक्टर था उतना ही अगले का भी रहता है। और यहाँ क्या बोला है, यानी पॉसिबिलिटी पूछा है, तो हम एक भी अगर इसको उत्तर बता देंगे, यानी एक नंबर भी ढूंढ करके वैसा बता देंगे तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि बोला है ऐसा हो सकता है ना। देखिए अपरिवर्तित रह सकती है ना। तो क्या एक संख्या ऐसा है, तो बिल्कुल है ऐसा। देखिए बता देते हैं, 2 ले लीजिए, 2। ठीक, और भी होंगे लेकिन हमें इसको सही प्रूफ करने के लिए एक ही चाहिए, काफी है, क्योंकि बोला है ऐसा हो सकता है, तो हाँ हो सकता है भाई, हो रहा है तो सही है ना। देखिए अगर हम 2 ले लेते हैं, एक नंबर ले लिया 2, अब 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 2 एक खुद अपना फैक्टर है। ठीक, इसका 50%, इसका 50% कितना होगा 1, उससे इंक्रीज कर देना तो नंबर क्या बन जाएगा 3। अब 3 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 1 और 3, यानी अभी भी 2 फैक्टर है, पहले भी 2 फैक्टर था। तो 50% बढ़ाने के बाद, उस नंबर में 50% बढ़ाने के बाद भी फैक्टर्स ऑफ क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो अनचेंज रहना, बस यही पूछा है। यानी पहला जो है बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ फैक्टर्स अनचेंज। देखिए ठीक है। अब अगला बोला है देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 150% कैन हैव इट्स नंबर ऑफ फैक्टर्स अनचेंज। फिर से वही क्वेश्चन, अब की बार बोला है 50% नहीं 150% बढ़ा देते हैं, ठीक, तब भी नंबर ऑफ फैक्टर जो है अनचेंज रहता है, ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है, तो हाँ है। अगर एक भी मिल जाएगा तो हाँ है, तो एक कौन सा मिल जाएगा, फिर से 2 ही रख देते हैं। चलिए अब 2 का 150% बढ़ाना है, तो 150% इसका कितना हो जाएगा, 50% एक होता है ना, फिर से 50 फिर से 50 या 150% इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बढ़ जाएगा, यानी 3 बढ़ जाएगा तो ये नंबर हो जाएगा 5। तो 2 का फैक्टर अगर करेंगे तो आता है 1 और 2, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 2, नंबर ऑफ फैक्टर 2 है। अब इसमें 3 बढ़ा देंगे तो ये नंबर बन जाएगा 5, और 5 का जब फैक्टर करेंगे तो सिर्फ 1 और 5 होता है 5 का फैक्टर। अब 1 और 5 फैक्टर जो होता है, कितने फैक्टर है इसमें 2, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ फैक्टर 2, यहाँ पर भी नंबर ऑफ फैक्टर 2, तो फिर से अनचेंज रहा कि नहीं रहा, बिल्कुल रहा। तो कहने का मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, सी आंसर करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर आर 7 प्लेसेस ए बी सी डी ई एफ एंड जी इन अ सिटी आर कनेक्टेड बाय वेरियस रोड्स ए बी सी, ठीक है, ए बी ए सी सी डी डी बी एफ और ई जी एफ जी। ठीक है, ए इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। ठीक, कह रहा है किसी शहर में ये 7 जगह है ए बी सी डी एफ जी, ठीक है,
और सभी कनेक्टेड है इन सभी रोड से, ठीक है। अब बोला है कि जो ए जो है ना वो बी से 6 किलोमीटर साउथ है। सपोज करिए यहाँ अगर बी होगा, ठीक, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ अगर बी होगा तो इससे 6 किलोमीटर साउथ यानी नीचे, तो 6 किलोमीटर साउथ कौन है, ए है, ठीक है, बनाते चल रहे हैं। ए इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी, और सी से 10 किलोमीटर वेस्ट है, यानी सी इसके ईस्ट में 10 किलोमीटर है, यहाँ पर सी है कहीं बैठा हुआ। डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सी, ई, डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, ई अभी तक आया नहीं है, इसको बाद में देख लेंगे। सी इज 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी, जो सी है वो 6 किलोमीटर डी से नॉर्थ में है, सी 6 किलोमीटर डी से नॉर्थ में है, सी यहां पर है और बोला डी के नॉर्थ में है, यानी डी इसके साउथ में होगा, तो 6 किलोमीटर साउथ में कौन है बैठा, डी। अब की बार डी आ गया क्या, अब बोला है डी, डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, और ई से ये 5 किलोमीटर ईस्ट में है, तो 5 किलोमीटर ईस्ट में है, यानी इसके वेस्ट में रहा होगा कौन, इसके वेस्ट में कौन रहा होगा, और कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यहाँ पर ई बैठा है, ई, ठीक है, यही बोला डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, ई यहाँ है, इससे 5 किलोमीटर ईस्ट में डी है, ठीक है, सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। ए 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, ए जो है बी से साउथ में है, ठीक है, सी 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी, ये तो आगे चला गया। ए इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी, 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी, ये भी ठीक है। सी इज 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी, डी के नॉर्थ में है, ठीक है। डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सी, यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ इज 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी, यहाँ पर बी है उससे एफ इज 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी, बी के 9 किलोमीटर वेस्ट में है, ठीक है, बी से 9 किलोमीटर वेस्ट बना लेते हैं, 9 किलोमीटर, और यहाँ पर कौन बैठा है, एफ बैठा है, एफ इज 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी, ठीक है, बना लिया। एफ इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, जी अभी तक आया क्या पिक्चर में, नहीं आया, तो एफ से 12 किलोमीटर नॉर्थ है ना, एफ इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, एफ जहाँ बैठा है बोला वो जी से 12 किलोमीटर नॉर्थ है, यानी जी इसके साउथ में होगा 12 किलोमीटर, तो यहाँ हम, यहाँ 6 आ गया, 6 12, यहीं पर 12 हो जाएगा इसके सामने, यहाँ डी के सीधा सीधा सामने यहाँ पर 12 ये हो जाता है, और यहीं पर कौन बैठा है, जी बैठा है। अब खत्म हो गए सारे। अब बोला है पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम डी टू एफ, अब एक व्यक्ति डी से एफ तक जाना चाहता है, यहाँ डी है और यहाँ एफ है, यहाँ से यहाँ आना चाहता है, ठीक, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, रोड्स ये हैं, यही सारे रोड्स हैं, तो कुल मिला के आप इधर से इधर नहीं जा सकते हैं, रोड से ही जाना पड़ेगा आपको, डी से एफ तक जाना है तो 6 किलोमीटर यहाँ जाएगा, 10 यहाँ जाएगा, 16 हुआ, 16 6 22, 22 और 9 22 10 32 31 31 किलोमीटर, ठीक, तो कुल मिला के मैनिपुलेशन था इस सवाल में और कुछ भी नहीं था, 31 किलोमीटर इसका उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड इफ 64 इज रिटन एज 343, देखिए इसमें क्या किया है, 64 क्या है, 64 और ये 343, देखो देखिए 64 एक स्क्वायर भी नंबर है और एक क्यूब नंबर भी है, ठीक है, एक परफेक्ट क्यूब भी है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, लेकिन 343 एक क्यूब है सिर्फ, ये एक क्यूब है सिर्फ, ये एक क्यूब है सिर्फ, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये सब क्यूब्स लिखे हुए हैं, है ना, तो 64 किसका क्यूब है, 4 का, ये किसका क्यूब है, 4 का, अगर मैं यहीं पे इसका सॉल्यूशन कर दूं तो ये 4 का क्यूब है और 343 7 का क्यूब है, ठीक, 216 देखेंगे तो ये 6 का क्यूब है और 729 देखेंगे तो ये हमारे पास ये किसका क्यूब है भाई, 7 7 49 9 9 81, नहीं 9 का क्यूब है क्या, 9 का क्यूब है, 9 9 81 1 9 9, हाँ 9 का क्यूब है। देन हाउ 512 इज रिटन, ठीक, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे 4 का क्यूब लिखा फिर 7 का क्यूब लिख दिया, यानी 3 का गैप दिया बीच में, फिर यहाँ 6 का क्यूब लिखा फिर यहाँ 9 का लिख दिया, यानी 3 का गैप फिर दिया है। तो अगर यहाँ 512 लिखा है और 512 हमारा किसका क्यूब होता है, 8 का, तो 8 का क्यूब अगर यहाँ लिख दिया है तो अब हम लोग 3 का गैप देकर के क्या लिखेंगे, 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब क्या होता है, 1331, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1331, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो भी लोग सीसेट 2026 के लिए इंक्वायरी करना चाहते हैं या कोचिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, ठीक, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, हमारा ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक, हमारा बैच 13 तारीख से लॉन्च हो रहा है, उसमें हम लोग लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक, फीस वीस का कोई टेंशन नहीं लेना है, फीस के लिए आप बात कर लीजिएगा, ठीक है, तो फीस के बारे में सोचना ही नहीं है आपको, ठीक, ऐसा नहीं है कि फीस लेकर के ही पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब पर भी हमारा बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें ही हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए हुए हैं, ठीक, तो यूट्यूब पर भी हमारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसको, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन
दिस इज डिवाइडेड बाय 6। कह रहा है इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, देखिए 9 के बाद 3 है प्लस 9 के बाद 4 है। चलिए यहीं कर लेते हैं ना इसको, ठीक। अगर चलो लिख लेते हैं यार, 9 के बाद 3 है प्लस 9 के बाद 4 है प्लस 9 के बाद 5 है प्लस 9 के बाद 6 है प्लस 9 के बाद जो भी है, चलिए आगे 9 के बाद 100 तक है। अब बोला डिवाइड करना है 6 से, ठीक 6 से डिवाइड करना है। इसको क्या कर सकते हैं ना, 9 के बाद 3 कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा ये सवाल। अगर 9 के बाद 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, या हम कह लें कि 9 के बाद 2 कॉमन ले लो, ठीक, या 3 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 9 के बाद 3 कॉमन ले लो। चलो यहाँ क्या बचा, 9 बचा, यानी 9 के बाद 1 बचा 1 प्लस 9 के बाद 2 बचा प्लस इस तरह से बच रहा है ना, इस तरह से बच रहा है। और यहाँ 100 है, 97 होगा, 97, 9 के बाद 97, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, 6 को क्या हम लिख सकते हैं 2 × 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि अभी हम लोग इसमें कुछ करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या करने वाले हैं कि 9 की पावर जब 1 होगा, ठीक, और 9 की पावर 2 होगा तो ये होता है 81 और ये होता है 9, है ना, ये एक इवन नंबर होता है, ठीक। इसी तरह से या फिर आप इसको यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, ठीक। इसका जो यूनिट डिजिट आएगा जब भी इवन नंबर होता है 9 पे पावर, 9 पे पावर जब भी इवन होता है तो यूनिट डिजिट 1 आता है और जब भी ओड आता है तो 9 ही होता है, ठीक। और इस तरह से आप जब भी ऐड करेंगे तो ये सारे इवन नंबर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या आ जाएंगे, इवन नंबर। एक थ्योरी भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, एक लॉ, ठीक है, एक प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है कि इवन प्लस इवन हमेशा क्या होता है, इवन। ऑड प्लस ऑड ये क्या होता है हमेशा, ये भी हमेशा इवन होता है, ठीक? और जैसे ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, इवन प्लस ऑड करेंगे तब ये ऑड नंबर देता है, ठीक। इस तरह की प्रॉपर्टी हमने बताई हुई है क्लास में। चलिए कोई नहीं, तो यहाँ सारे इवन है और सम करेंगे तो इवन ही आएगा, है ना। और कोई भी इवन नंबर आएगा उसमें 2 तो होगा ही ना, तो यानी 2 से ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ये जो पूरा अंदर वाला मटेरियल है वो 2 से कट जाएगा और बाहर यहाँ 9 की पावर 3 लिखा हुआ है, 9 अपने आप में 3 से डिविजिबल है ना, तो ये पूरा कट जाएगा। तो कुल मिलाकर जब पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, है ना। तो जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो वही तो पूछा है, 6 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा रिमाइंडर, तो 0 बचेगा, है ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज गिवन, देखिए अब डाटा इनसफिशिएंसी का क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, एक अंक की वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें ठीक ठीक 4 गुणनखंड है, यानी ठीक ठीक 4 क्या है, अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा स्टेटमेंट भी दे रखा है, चलिए एक स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर जिसमें टोटल ठीक ठीक 4 गुणनखंड है ना, 4 गुणनखंड। तो अगर हम 4 लिखें तो इसके कितने हैं भाई, 1 है, 2 है और 4 है, 3 ही है, ये नहीं होगा। 6 लिखेंगे तो 6 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 2 3 और 6, इसके 4 फैक्टर आ गए। 8 लिखेंगे तो 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8, है ना, इसमें भी 4 फैक्टर आ रहे हैं और 4 ही चाहिए, यानी 2 आंसर आ जा रहे हैं, मतलब इसको एच तो नहीं दे पाएंगे, है ना। अब बोला है 2 इज वन ऑफ द फैक्टर, दोनों में 2 है, इससे भी उत्तर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। दोनों में 2 है, देखिए दोनों के 4 फैक्टर हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर यही 2 है केवल जिसके 4 फैक्टर हैं, ठीक, बाकी किसी के भी 4 फैक्टर नहीं है, केवल यही दोनों नंबर हैं जिसके 4 फैक्टर हैं और यही, ठीक है। तो इसके अगर इन्हीं दोनों नंबर के 4 फैक्टर हैं, ठीक, और यहाँ पर हमें आंसर तो एक ही चाहिए ना, 2 नहीं चाहिए, ठीक। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट का मदद ले रहे हैं। स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि 2 इज वन ऑफ द फैक्टर, तो 2 तो दोनों में है, तो दोनों आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब स्टेटमेंट 1 अकेला सफिशिएंट नहीं उत्तर देने के लिए। 2 क्या है, 2 है 3 इज वन ऑफ द फैक्टर, तो 3 एक फैक्टर है जो कि केवल इसमें है, यानी स्टेटमेंट 2 की मदद से आप उसका उत्तर कर पा रहे हैं, इसका उत्तर कर पा रहे हैं केवल 2 की मदद से। तो ऐसा किस ऑप्शन में, तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। ए देखिए एक और चीज हम आपको बता देते हैं, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमने कैलकुलेशन यहाँ पर बोर्ड पर ही करा है, ठीक ठीक, आपके सामने करके दिखा रहे हैं ताकि आपको लगे नहीं, ठीक, कि कहीं से मतलब कुछ ऐसा या कैलकुलेटेड
कुछ ऐसा ना लगे, ठीक है। और एक और चीज बता देते हैं कि यहाँ जो आंसर आपको बताया जा रहा है, कोशिश हमने ये करा है कि सबसे अभी तक जितना भी आंसर प्रोवाइड, इसलिए इतना लेट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे सटीक उत्तर हम आपको बताएं, ठीक। हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन का उत्तर ए है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, a question is given followed by two statements 1 and 2, consider the question and the statements and mark the question। देखिए कह रहा है कि let p q r s are distinct non zero digits, p q r s ये अलग अलग और नॉन जीरो डिजिट्स है, ठीक है, यानी जीरो नहीं है। इफ पी पी इंटू क्यू पी क्यू, पी पी इंटू पी क्यू इक्वल्स टू आर आर एस एंड एस, ऐसा लिखा हुआ है। वेयर पी इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ए लेस देन इक्वल्स टू 3 है, क्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 है, क्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 है, यानी क्यू की मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है, पी की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, यही क्वेश्चन बोला है। अब बोला है देन व्हाट क्यू इक्वल्स टू, व्हाट इज क्यू इक्वल्स टू, तो क्यू क्या हो सकता है, क्यू के बारे में पूछा है। देखिए इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे ना तभी ये इसको हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम देख लीजिए यहाँ अगर हम अगर मान लेते हैं पी का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ 2 ले लेते हैं, 2 ले लेंगे, तो उसके बाद तो यहाँ पर भी 2 ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम 2 ले लेंगे और क्यू का वैल्यू मैक्सिमम अगर 4 भी ले लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डिजिट का नंबर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर नहीं आ पाएगा। 25 का भी स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्या हुआ, नहीं लगा दोगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ही डिजिट का नंबर आएगा, 625 आता है, ठीक। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू लेने पर ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। अगर मैक्सिमम वैल्यू इसका हम 3 ले लें, 3 इधर और तो यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा, यहाँ अगर हम 3 ले लेते हैं और इसका क्यू का मैक्सिमम वैल्यू 4 ले लेते हैं तभी ये सेटिस्फाई करेगा। तो क्यू का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे बोला है आर और एस, ठीक, इन दोनों का मदद लिए बिना ही हम इसका उत्तर कर पा रहे हैं। अगर इसका मदद लिए बिना उत्तर कर पा रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्वेश्चन है हाउ क्यू इज रिलेटेड टू पी, क्यू जो है पी से किस तरह से संबंधित है, यही पूछा है। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है पी हैज 2 सिस्टर्स, पी की 2 बहनें हैं आर और एस, पी की 2 बहनें हैं आर और एस, यहाँ पर आर है और यहाँ पर एस है, ये दोनों बहन है ना। तो लेकिन आर भाई है कि नहीं है ये तो नहीं कहा है ना क्वेश्चन में, तो आर भी ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। तो कुल मिला के जो ये पी है, पी इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। आर और एस का जेंडर क्लियर है, यहाँ लिखा हुआ है पी हैज 2 सिस्टर्स आर एंड एस, ये दोनों बहनें हैं आपस में, इतना बात पता चल गया। तो क्यू किस तरह से रिलेटेड है पी से, यहाँ तो क्यू की बात ही नहीं कही गई, मतलब स्टेटमेंट 1 से इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगला बोला है इट्स फादर इज द ब्रदर ऑफ क्यू, इट्स फादर इज, यहाँ थोड़ा सा ना ब्लर है, क्वेश्चन दिख नहीं पा रहा है, यहां देख लेते हैं। आर का पिता क्यू का भाई है, जो आर का पिता है वो क्यू का भाई है। आर का जो पिता है, इसका जो पिता है वो क्यू का भाई है, क्यू का भाई है, आर का पिता क्यू का भाई है। तो किसमें रिलेशन पूछा था, क्यू और पी में ना, क्यू और पी में। तो आर का जो पिता है वो अगर क्यू का भाई है, क्यू का भाई है ना, तो क्यू हो सकता है इसका, यानी आर के पिता की बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है ना। तो इससे ये किस तरह से संबंधित है, मतलब या तो ये बुआ होगी या इसका चाचा होगा, है ना। तो कुल मिला के हम ये नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये देख पा रहे हैं कि अगर हम दोनों स्टेटमेंट को मिला दें तब भी इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द स्टेटमेंट, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड, है ना, डी ऑप्शन, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दोनों स्टेटमेंट को यूज करने के बावजूद भी आप इसका उत्तर देने में असक्षम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन ऑफ द गिवन, फिर से 2 स्टेटमेंट है और क्वेश्चन है इन अ फुटबॉल मैच टीम पी प्लेइंग विथ अगेंस्ट क्यू, इतना ज्यादा ब्लर कर दिया है दिख नहीं रहा है। चलिए, एक फुटबॉल मैच में जब 10 मिनट शेष बचे हैं, टीम पी टीम क्यू के विरुद्ध खेलते हुए 3 गोल से पीछे थी, क्या टीम पी मैच जीत गई। क्वेश्चन ये है जब गेम में 10 मिनट बचा था तो उस आखिरी के 10 मिनट में टीम पी जो है ना उसने 3 गोल मारे, ठीक है, 3 गोल मारे, यही है क्वेश्चन।
कि आखिरी के 10 मिनट जो बचे हुए थे उसमें पी ने 3 गोल किए हैं, पी ने 3 गोल किए हैं, आखिरी के 10 मिनट में पी ने 3 गोल किए हैं। तो क्या पी जो है मैच जीत गया, ऐसा पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ से थोड़ी बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, तो ऐसे नहीं बता पाएंगे, स्टेटमेंट का मदद लेते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है कि टीम पी स्कोर्ड 4 गोल्स इन लास्ट 10 मिनट्स। यहाँ पर देखिए बोला है इन अ फुटबॉल मैच टीम पी प्लेइंग अगेंस्ट क्यू वाज बिहाइंड 3 गोल। अच्छा 3 गोल से पीछे था, देखिए क्वेश्चन ब्लर है, दिखा नहीं सही से, कोई नहीं, अब बिहाइंड है, ठीक है। तो 3 गोल से पीछे था, जब आखिरी के 10 मिनट बचे थे तो 3 गोल से पीछे था पी, है ना। पी प्लेइंग अगेंस्ट क्यू वाज बिहाइंड, यानी पी जो है वो 3 गोल से पीछे था, यानी पी के पास जितना गोल था वो क्यू से 3 जो है ना कम था, 3 कम था, यही था, ठीक है, क्यू से 3 कम था, यही बोला है। अब बोला है कि स्टेटमेंट 1 में बोला है कि टीम पी स्कोर्ड 4 गोल्स इन 10 मिनट्स। अब आखिरी के लास्ट मिनट में, आखिरी के 10 मिनट में पी जो है 4 गोल किए हैं। पी अगर 4 गोल किए हैं आखिरी के 10 मिनट में, आखिरी के 10 मिनट में पी अगर 4 गोल किए हैं, ठीक, तो जरूरी थोड़ी है मैच जीत जाएगा, क्योंकि ये कितना से पीछे है, 3 गोल से पीछे है, लेकिन गोल कितना है इसका ये तो हमें नहीं मालूम है ना। तो यहां से आप ये नहीं कह सकते हैं कि पी जीतेगा, है, क्योंकि उसका गोल कितना है ये नहीं पता है हमें, सिर्फ ये पता है कि 3 गोल से पीछे था। ये भी तो हो सकता है कि इसका 0 होगा, इसका 3 होगा, तभी तो 3 गोल से पीछे हो सकता है। ये हो सकता है इसका 1 हो, इसका 4 हो, ये हो सकता है ये 2 होगा, ये 5 होगा, यानी कई सारे पॉसिबिलिटी है ना। तो यहां से आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे कि वो जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट है टीम क्यू स्कोर्ड टोटल ऑफ 4 गोल्स इन अ मैच। अब टोटल क्यू जो है ना टोटल 4 गोल स्कोर किया है, ठीक। अब 4 गोल अगर स्कोर किया है, ठीक, तो जब इसका पीछे का कंडीशन ये था कि 3 गोल से आगे था क्यू, तो क्यू हो सकता है, क्यू का जब 3 गोल रहा होगा पी का 0 हो सकता है, ठीक। अब पी का जब 0 था और आखिरी में क्या किया, टीम क्यू ने स्कोर कर लिया टोटल 4 गोल। 4 गोल अगर क्यू ने स्कोर कर लिया तो 4 3 7 हो गई है ना। और पी ने चूंकि क्या करा था यहाँ पर, अगर हम दोनों को मिला लें तो पी ने यहाँ पे 4 गोल किया था तो ड्रॉ हो जाएंगे, 4 3 7, तो फिर से ये हार जाएगा, है ना, एक बार तो हार गया। अगर ये 1 रहा होगा तो ये 4 रहा होगा, और आखिरी में इसने 4 और कर लिए तो 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक। और अगर ये 8 हो जाएंगे, यहाँ पर पी ने बोला है कि लास्ट में 4 गोल करा है, तो 4 1 5, 4 1 5, पहले से 5 था, ठीक। तो कुल मिला के कई सारे केसेस मिल पा रहे हैं हमें, है ना, कई सारे। तो कई सारी पॉसिबिलिटी आ रही है, यानी कि हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पक्का पक्का ये जीत ही रहा होगा, ठीक। आप इस तरह से जो पॉसिबिलिटी है बना के देख सकते हैं, ठीक। तो आपको पता लगेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट को मिला करके भी हम उत्तर देने में क्या है, असक्षम है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या पी जो है वो मैच जीत गई, ठीक, तो नहीं बता पाएंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज गिवन, इसमें भी 2 स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे बोला है इज p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq वेयर दिस इज अ नेचुरल नंबर पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, हाँ, क्या ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 4pq, 4pq, देखिए अगर आप इसको खोलेंगे तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq, और यहाँ है माइनस का 4pq। अब देखो प्लस का 2pq और इधर है माइनस का 4pq, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, और यहाँ प्लस में माइनस माइनस 2pq, यही होगा, ये आ गया। तो कुल मिला के ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक। पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, अंदर में कुछ भी आ जाए, कुछ भी अंदर में कुछ भी आ जाए, अगर स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कहने का मतलब हमें स्टेटमेंट का मदद लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक। बिना स्टेटमेंट की मदद लिए, इवन विदाउट यूजिंग द स्टेटमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बिना स्टेटमेंट की मदद लिए हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल पॉजिटिव होगा भाई साहब, ये जो स्टेटमेंट, ये जो यहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन 100% पॉजिटिव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ T20 क्रिकेट मैच 3 players X, Y and Z scored a total of 37 runs.
the ratio of the number of runs scored by x to the number of runs scored by y is equal to the ratio of number of runs scored by y to the number of runs scored by z। देखिए कह रहा है एक T20 क्रिकेट मैच है जिसमें 3 प्लेयर है x, y और z, ठीक यही बोला है। अब बोला है तीनों ने मिलकर के 37 रन बनाए हैं, 37, ठीक, यानी कि स्कोर देखें तो x प्लस वाई प्लस z तीनों का स्कोर कितना है टोटल 37 है। अब बोला है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय x के द्वारा स्कोर किया गया नंबर और y के द्वारा स्कोर किया गया नंबर का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय y टू द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय z। y और z के रेशियो के बराबर है, यही बोला है, ठीक। तो x के द्वारा जितना रन स्कोर किया गया और y का स्कोर मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर है। तो कुल मिलाकर यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, ठीक। अब इसको और इस एक्सप्रेशन को इन दोनों के मदद से जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक, तो पूछा क्या है भाई साहब, अच्छा यहां पर दिया है कि वैल्यू 1 इक्वल्स टू रन स्कोर्ड बाय एक्स, नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इन दोनों के मदद से आप निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो एक्स व जेड का हो सकता है कुछ अलग अलग वैल्यू आ जाए, लेकिन फिर भी आप 100% श्योरिटी से ये नहीं बोल पाएंगे कि एक्स का ज़्यादा है कि वाई का ज़्यादा है कि जेड का ज़्यादा है, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे डाटा इनसफिशियंट होने की वजह से, ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशियंट डाटा, ठीक। चलिए, क्योंकि हमें इसमें एक क्लू कम से कम और चाहिए था, तब हम एग्जैक्टली बता पाते कि किसका रन कितना है और किसका किससे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लेट p प्लस क्यू इक्वल्स टू 10, पी क्यू आर इंटीजर्स, पी क्यू इंटीजर्स है और p प्लस क्यू बराबर 10 है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इंटू क्यू व्हेन पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर, जब p क्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो मैक्सिमम वैल्यू, देखिए तो मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, जब दो सेम नंबर होते हैं। अगर हम लोग इसको भी 5 ले लें, इसको भी 5 ले लें, कहीं पर बोला नहीं कि अलग अलग है ना, तो 5 5 10 भी हो गया, ये भी वैलिड है, और 5 इंटू 5 25 हो गया, और यही मैक्सिमम होगा, ठीक। 6 इंटू 4 करेंगे 24 हो जाएगा, 6 4 10 होता है, 7 3 10 होता है, 7 3 21 हो जाता है, यानी मैक्सिमम कहाँ था, जब दोनों नंबर बराबर हो जाए। ये भी कुछ कंसेप्ट हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ एक बार फिर से देख लिए 25 हो गया, है ना। अब तो पहला यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू पी ऑफ क्यू व्हेन पी एंड क्यू आर पॉजिटिव, ठीक है, ये वैल्यू 1 हो गया, 25 आ गया। वैल्यू 2 है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी इंटू क्यू व्हेन पी ग्रेटर देन -6, -6 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए, और क्यू -4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो -6 से बड़ा कोई भी नंबर, उसमें भी तो 5 ले ही सकते हैं, और -4 से भी बड़ा उसमें भी 5 ले सकते हैं, 25 है ना। तो कह सकते हैं हम वैल्यू 1 और वैल्यू 2 बराबर होगा, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर, ये हो गया ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डाटा इनसफिशिएंट नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पास ये मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कंसिडर अ सेट ऑफ 11 नंबर्स, 11 नंबर का एक सेट को कंसिडर करिए और बताइए मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ सेट व्हेन दे आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स -5 से बड़ा, -5 से या -5 के बराबर से बड़ा, ठीक है, -5 से बड़ा या बराबर। तो -5 से अगर हम लेना शुरू करें तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 11 हो गए क्या, 11 हो गए, यहाँ हो गए 5 1 6 और 5 11, ठीक है 11 हो गए। तो ये 11 नंबर और -5 से बड़ा जितना भी था वो सब हमने ले लिया, तो ये सेट हो गया 11 नंबर के। इसका बोला है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ द नंबर्स, इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या होता है, सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यानी इसको 11 से डिवाइड कर देंगे जोड़ के। तो इसको जब जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये 5 और इधर -5, 4 और -4, 3 और -3, तो खत्म हो गए, सारे जीरो हो गए। तो एवरेज में क्या आ जाएगा, जीरो, यानी वैल्यू 1 हमारा जीरो है मिनिमम, ठीक। अब वैल्यू 2 में पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द सेट व्हेन दे आर कंसेक्यूटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इस बार क्या लेना है हमें, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेना है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मिनिमम वैल्यू अगर लेना है, देखिए तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेना है, नॉन नेगेटिव में तो जीरो भी आता है, यानी नेगेटिव नंबर नहीं लेना है, लेकिन मिनिमम अगर पूछा है तो क्या हम जीरो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और 11 नंबर लेंगे तो ये 10 तक आएगा, ठीक है, 10 तक आ जाएगा। अब की बार क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, अब की बार प्रोडक्ट बोला है, एवरेज नहीं बोला है, इसमें एवरेज बोला था हम लोगों ने निकाल लिया। अब की बार प्रोडक्ट बोला है और जीरो से अगर हमने स्टार्ट किया है नंबर, 0 × 1 × 2, इधर कुछ भी लिखा हो, अगर जीरो एक बार आ गया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाएगा
तो दूसरा जो वैल्यू है उसका भी आंसर क्या हो गया 0। तो पहला का भी 0 और दूसरा का भी 0, तो वो कहाँ पहला वैल्यू 1 इक्वल्स टू वैल्यू 2, सी ऑप्शन में। तो सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 3 नंबर्स पी क्यू एंड आर इज के। देखिए के जो है पी क्यू और आर का एवरेज नंबर है। ठीक है, और एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है। ठीक, तो यहां पर जो नंबर दे रखा है वो है पी क्यू और आर। चलिए पी, तो पी क्यू आर इन सब का सम करेंगे और इनको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यही तो हमारा एवरेज होता है। ये एवरेज हो गया और एवरेज दे रखा है क्या है? के है, के है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे या इसको इसी तरह से देख लें तो ये क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 3 के, है ना। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। ठीक, अब आगे ये स्टेटमेंट कर रहा है P is as much more than the average as Q is less than the average। कह रहा है P एवरेज से जितना ज्यादा है उतना ही Q जो है ना एवरेज से कम है। ठीक, यही बोला है। देखिए P is as much more than, हिंदी में पढ़ देते हैं, P औसत से उतना ही अधिक है जितना Q औसत से कम है। ठीक, तो औसत अगर हमारा, औसत क्या है हमारा? K है, तो औसत अगर K है और K से P ज्यादा है, ठीक, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा ना कितना ज्यादा है, तो P माइनस के कर लेते हैं। और यहां पर बोला है उतना ही क्या है? Q जो है, जितना Q औसत से कम है, तो Q कम है, Q क्या है? कम है, तो K माइनस Q, यहां पर भी डिफरेंस निकाल लेते हैं, K माइनस Q, ये दोनों बराबर है, यही बोला है, जितना ये ज्यादा है उतना ही ये कम है। तो कुल मिला के यहां से इक्वेशन ये आ गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो K को उधर भी दीजिए तो 2K हो जाएगा, Q इधर आ जाएगा तो P प्लस Q हो जाएगा। तो यहां से आ गया वैल्यू P प्लस क्यू इक्वल्स टू 2K, P प्लस क्यू इक्वल्स टू 2K। अब P प्लस क्यू इक्वल्स टू अगर 2K आ गया तो यहाँ पर इस इक्वेशन में रख दीजिए उसको P प्लस क्यू की जगह पे, और P प्लस क्यू की जगह पे अगर 2K रख देंगे तो ये हो गया 2K प्लस R इक्वल्स टू 3K। PK मतलब 2K प्लस R इक्वल्स टू 3K। अब यहाँ पर इस 2 को के उस साइड भेज दीजिए, जैसे 2K को आप इस साइड भेजेंगे तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K। R इक्वल्स टू K आ गया। R का ही वैल्यू पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, तो जैसे ही है तो हमारे पास क्या आ गया? K आ गया। ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट x बी अ रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। एक नंबर है और 0 और 1 के बीच में है। ये कहाँ है? 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। x एक नंबर है जो 0 और 1 के बीच में है, तो बोला है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट में क्या लिखा है? स्क्वायर स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर स्क्वायर लिखा है। देखिए तो एक चीज बताइए, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो डेसिमल में होगा, जाहिर सी बात है। 0.1 होगा या तो, या 0.9 होगा, या 0.5 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल में होगा। अब डेसिमल वाला नंबर होता है, जैसे मान के लिए अगर 0.5 का एग्जांपल लेके आपको दिखा दे, तो 0.5 एक नंबर है मान लेते हैं, ठीक, जो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, यही हमारा x है अगर मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारा अगर नंबर है, तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे, 0.5 को अगर स्क्वायर करेंगे तो ये तो 6th क्लास का बच्चा भी बता देगा कि भाई ये क्या होगा? 0.25। ठीक, अब बताइए 0.25 बड़ा है कि 0.5 बड़ा है? 0.5 का मतलब 0.50 होता है ना, तो ये बड़ा है, जाहिर सी बात है। ठीक, तो 1 और 0 के बीच में, यानी 0 से 1 के बीच में कोई भी संख्या, क्योंकि डेसिमल में है, डेसिमल वाली कोई भी संख्या होगी उस पर अगर आप पावर चढ़ाएंगे तो जितना ज्यादा पावर चढ़ाते जाएंगे वो क्या होता जाएगा? उतना ही छोटा वैल्यू आता जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ हम कह सकते हैं कि ये लिखा है इधर पावर 3 और इधर लिखा है पावर 2, तो पावर 3 वाला और छोटा होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, इसका पावर 1 है और इसका पावर हाफ है, इसका पावर 1 है जबकि इसका हाफ है, तो इसके पावर से ये बड़ा है, और पावर जितना ज्यादा बढ़ाते हैं वैल्यू उतना ज्यादा कम होता है, तो इसका ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर पे पहुंच गए हैं, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सीसेट 2025 का डिस्कशन आज मतलब इस वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाता है। 2 पार्ट में वीडियो हमने बनाए हैं ताकि आपको आसानी से आप देख सकें। ठीक है, चलिए बाकी और क्लासेस की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर, जो दिए गए नंबर है उस पर जरूर कॉल करिएगा, और कॉल करके ठीक है इंक्वायरी लीजिए, क्या आपको पूरा जानकारी वहां पर मिल सकती है। ठीक है, और हमारा जो बैच है वो हम कोशिश करेंगे 13 तारीख से, ठीक है 13 तारीख से लॉन्च कर देंगे, या एग्जैक्ट डेट आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 नेचुरल नंबर इज 10। किसी भी 2 नेचुरल नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5।
देखिए किन्हीं भी दो पूर्णांकों का पूर्णांक संख्या है उसका अंतर 10 है, ठीक है, अंतर 10 है। अब बोल रहा है इन संख्याओं के बीच 5 से विभाज्य होने वाला जो धन पूर्ण संख्या है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बोला है कि ऐसी केवल एक ही संख्या है, दूसरा बोला है कि ऐसी केवल दो संख्या है, और तीसरा बोला है कि ऐसी एक से अधिक संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको। अगर हम मान लेते हैं कि नंबर ले लें 4 से 14 के बीच में, 4 से 14 के बीच में क्या क्या आता है जो 5 से डिविजिबल होता है, एक 5 आता है, एक 10 भी आता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति यही दोनों नंबर लिए होंगे और 4 से 14 लिए होंगे, बोला होगा कि भाई 4 से 14 का जो दोनों का डिफरेंस है वो 10 है, ठीक है, 10 है, और इसके बीच में 5 भी आता है, 10 भी आता है जो 5 से डिविजिबल है, तो दो संख्या पॉसिबल है और बी मार दिया होगा, जबकि क्या हो जाएगा उसका उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब आप ले लीजिए 6 से 16, क्या इन दोनों नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस 10 नहीं है? बिल्कुल है। और इन दोनों के बीच में 5 से डिविजिबल होने वाला कितना नंबर है? केवल एक, 10, है ना, केवल एक, 10। अब जो व्यक्ति ये वाला एग्जांपल लिया होगा वो स्टेटमेंट ये पहला ऑप्शन मार सकता है, ठीक, क्योंकि पहला में ही दे रखा है कि ऐसा केवल एक ही संख्या पॉसिबल है, उसको दिख गया होगा कि एक है पॉसिबल और मार देगा, ठीक है ना, तो उसका भी गलत हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा इसका सही मायने में? तो इसका सही मायने में उत्तर होगा कि ऐसी संख्या एक से अधिक संख्याएं हो सकती है। देखिए यहाँ पर एक है और यहाँ दो आ गया, तो क्या बोल सकते हैं, सबसे सटीक आंसर सी है इसका, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। तो ये हमारे यहाँ पर 2025 का सीसैट का फुल डिस्कशन कंप्लीट होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।